नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिंटू प्रसाद। सिंटू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो बंगाल की राजनीति को मैंने स्टार्टिंग से ही आपको दिखाया था, वो चाहे मध्य हावड़ा हो या चाहे धर्मतल्ला हो। कई सारे कवरेज करके मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि बंगाल की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो कल का निर्णय देखकर आप समझ ही गए हों कि बंगाल की गद्दी पे कौन बैठ चुका है और कौन नहीं बैठा है। कहीं ओ दीदी का नारा, तो कहीं परिवर्तन, तो कहीं खेला हवो का संगीत के साथ जिस तरीके से बंगाल में राजनीति हुई, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुई, वो पूरे भारतवर्ष में आज उसकी चर्चा की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल ने अपनी बेटी ही को ही चुना और माँ माटी मानुष को ही चुनकर तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी को विराजमान किया। ममता के इस जीत ने पश्चिम बंगाल को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को हिला दिया। और जिस तरीके से बीजेपी का नारा 200 का पार था, वो कहीं ना कहीं नारा उल्टा पड़ गया और टीएमसी 200 के पार जाकर पूरे बहुमत के साथ सरकार को बनाने में सक्षम रही। तो आखिर क्या गलतियां रह गई जो बीजेपी सरकार को बनाने में सक्षम नहीं रहा? मैं धीरे धीरे करके उन गलतियों की चर्चा करूँगा। हो सकता है मेरा ये विश्लेषण गलत भी हो सकता है, पर मेरे अनुसार जो लगता है बंगाल की जनता क्या सोच सकती है, मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हर रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओ दीदी का नारा दिया, ये कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाओं को पसंद नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि ओ दीदी कहकर ममता का ठीक तरीके से बिहेवियर नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को खटका, यह कारण हो सकता है पहला। दूसरा कारण जो मुझे दिखता है, ठीक इलेक्शन के समय ही पेट्रोल के बढ़ते दाम और साथ ही साथ गैस के जो दाम बढ़ते गए, वो भी दूसरा कारण हो सकता है कि जनताओं के मन में मोदी के प्रति एक ऐसी भावना आ गई कि धीरे धीरे दाम बढ़ रहा है, ये बंगाल में आएंगे तो और दाम बढ़ सकता है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण जो मुझे दिखता है वह है कोरोना। हालांकि हम सब जानते हैं किस तरीके से भारत में दिन पर दिन कोरोना ने अपने पैर जमा कर रखा है और दिन पर दिन केसेस 3 या 3.5 लाख 4 लाख तक कुछ दिन बाद आने के स्थिति में पहुंच चुका है। इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना चुनावी रैली किए जा रहे थे और एक बार भी जनता के बारे में, जनता के हित के बारे में नहीं सोचे कि इस रैली के उपरांत कहीं बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक प्रधानमंत्री होकर आपको जो दायित्व दिया गया, शायद आप उसका निर्वाह नहीं करके आप रैलियों के व्यवस्था में जुड़े हो रहे थे। इस कारण हो सकता है बंगाल की जनता ने आपको पसंद ना किया हो। ये तो 3 कारण जो मुझे दिखते हैं जिसके कारण हो सकता है बीजेपी बंगाल में इस बार नहीं आ पाया है। पर हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2 या 3 सीटों से शुरुआत की थी, आज वो सीट 75 के 80 तक जाकर पहुंच चुका है। तो ये भी एक बीजेपी की खासियत हो सकती है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है ये सीट धीरे धीरे करके बढ़े। पर अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो सभी ने ममता बनर्जी को दिल से बधाई दी। वो चाहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो, या चाहे मुलायम सिंह हो, या चाहे लालू हो, या चाहे और भी विपक्ष नेता राहुल गांधी हो, जैसे दिग्गज नेता ने ममता बनर्जी को ढेर सारी बधाइयाँ दी और बंगाल के सीएम के रूप में प्रसन्न किया। पर अब हम बात करें थोड़े और भविष्य की 2024 का जो चुनाव होगा, जिसमें पीएम को चुना जाएगा, उसमें क्या ममता बनर्जी को सामने रखकर विपक्ष अपना रणनीति और क्या विपक्ष राजनीति को संभाल पाएंगे? ये एक सवाल अपने आप में बना हुआ है, तो ये अभी हम चर्चा इस पर नहीं करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ विशेष बात पर जो कि इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर इस समय ना ही खेला हवो, ना ही परिवर्तन हवो, ना ही का कुछ संगीत को सुनते हुए इस समय सिर्फ हमें कोरोना पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भारत में कोरोना बढ़ रहा है वो दिन पर दिन दर्द दिल को दहलाने वाला कथा है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ बेड नहीं है, जहाँ ठीक से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ पर ही हम कैसे जीवित रह सकते हैं? इस समय सभी को एकजुट होकर, वो चाहे ममता हो या चाहे मोदी हो या चाहे केजरीवाल हो, सभी को राष्ट्रीय स्तर पर आकर कोरोना से लड़ना चाहिए। अपने सभी राजनीतिक संबंध को एक अलग दायरे में रखकर इस बार मानवता की रक्षा करने के लिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, क्योंकि कोरोना किसी धर्म को देखकर नहीं किसी के अंदर जाता है, वो तो वायरस से कहीं भी जा सकता है। इसीलिए हमें धर्म निरपेक्ष होकर, धर्म को अलग रखकर, अपने मानवता इंसानियत को दिखाते हुए कोरोना से लड़ना चाहिए। और इस समय हम बात करें तो बंगाल की राजनीति को देखते हुए, तो बंगाल की राजनीति में खेला हवो का शब्द जो गूंजा वो कहीं ना कहीं काम आ गया। परंतु अब हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में रैलियाँ हुई हैं, वो चाहे टीएमसी के हो या चाहे वो बीजेपी के हो, दोनों ही रैलियाँ बहुत ही भीड़ भाड़ वाली रैलियाँ थी। तो धीरे धीरे करके बंगाल में भी कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है, अधिक मामला में देखा जाए तो यह समय विपक्ष और
पक्ष दोनों को ही एकजुट होकर कोरोना से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, हार और जीत का भी देख चुके हैं, कौन हारा है कौन जीता है। पर जो मनुष्य अब कोरोना से हार रहे हैं उन्हें अब जिताने की आवश्यकता है, और उन्हें जिताने के लिए हमें आपको सभी राजनीति नेता को एकजुट होना होगा, तभी हम और आप कोरोना से जीत सकते हैं। इस वक्त भारत में इलेक्शन से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना से जीतना। कोरोना से हम जीत गए तो भविष्य आने वाले बहुत सारे इलेक्शन होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, यानी सरकारें आते रहेंगी जाते रहेंगी, पर मनुष्य की जो इंसानियत जो मानवता है उसे हमें इस बार बचाना है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। सभी राजनीतिक संबंधों को एक दायरे में रखकर आइए एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से लड़ने के नए नए तरीकों को अपनाएं और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो 18 साल से 44 के एज तक के वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया है, पर दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना वैक्सीन अभी भारत में है ही नहीं। वैक्सीन का उत्पादन अभी उतना नहीं हो पाया है, कुछ समय लगेंगे, उसके बाद वैक्सीन आ जाएंगे। तो वैक्सीन के संदर्भ में मैं अगर एक बात कहूँ तो कई लोगों का ऐसी कहना है कि वैक्सीन हमारे लिए सही नहीं है, पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वैक्सीन बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ये ना सोचें कि वैक्सीन लगा के आप पूरे ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन वो खुद एक वायरस है, वो आपके अंदर बॉडी के अंदर जाकर कोरोना से लड़ेगा, ना कि कोरोना को हराएगा। कोरोना से वो लड़कर आपके इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाकर रहेगा ताकि आपके ऊपर कोरोना का इफेक्ट ना हो। आप वैक्सीन लगा के पूरे ठीक नहीं हो जा रहे, आपकी धारणा गलत है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी निरंतर हाथों को धोते रहिए, निरंतर सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और मास्क का तो बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिए। यदि मैं मास्क के संदर्भ में कहूँ तो कुछ ऐसे युवा पीढ़ी हैं जिनके वजह से भारत में कोरोना अधिक फैल रहे हैं। उनका कहना है कि मास्क हम नहीं पहनेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो, पर कभी आप ये सोचे हैं कि आप कोरोना को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, आप तो बच गए, पर आप किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे वो खतरा हो सकता है, उसे कोरोना हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो। तो आप कभी ये ना सोचे कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मेरे पास इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो मुझे कोरोना नहीं होगी। उससे भी ज़्यादा बड़ा संक्रमण आप कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मास्क सभी पहने। इसी के साथ आज की वीडियो का मैं एंडिंग यही करता हूँ। आज का वीडियो विशेष तौर पे इसी टॉपिक पे था कि हार जीत भारत में चलते रहेंगे, पर इस बार भारत के अस्तित्व, भारत की संस्कृति, भारत के आन मान शान मर्यादा, भारत के लोग, इन लोगों को बचाना ज़रूरत है। यदि हम ही नहीं रहेंगे तो राजनीति करेगा कौन? यदि हम ही नहीं रहेंगे तो वोट देगा कौन? यदि हम ही नहीं रहेंगे तो आपको चुनेगा कौन? ये बातें आपको सोचनी बहुत ज़रूरत है। इसलिए कोरोना से लड़ते हैं, ऑक्सीजन के जैसे देखते जाए, दिन पे दिन ऑक्सीजन जैसे कम रहे, उसके आयात के बारे में सोचते हैं और कोरोना से लड़कर भारत को फिर से हम लोग का पहले वाला भारत बनाते हैं। इसके साथ आज की वीडियो का मैं एंडिंग यही करता हूँ। यदि आप मेरे बातों के साथ सहमत हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। यदि कोई नया वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास जाना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मास्क पहनते रहिए, कोरोना से बचते रहिए। धन्यवाद।